Yes, I have started the recording, and let me now switch to that PowerPoint. Can you see the PowerPoint slide? Yes, sir. Yes, sir. Now recording is starting. Okay, No, sir. uh, can you now see the first slide? It's about Yes, potential sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. conservative fields and conservative forces. So this is our discussion of the day. Uh, अब लास्ट लेक्चर में हमने लाइन इंटीग्रल्स पढ़ लिए एंड वी डिड टू प्रॉब्लम्स जिसमें हमने दो फोर्सेस के लिए लाइन इंटीग्रल यूज करके वर्क कैलकुलेट कर लिया. अब एक फोर्स फील्ड का जो वर्क था फॉर डिफरेंट पाथ वो डिफरेंट आ रहा था और दूसरे प्रॉब्लम में जो हमने डिफरेंट पाथ के ऊपर वर्क फाइंड कर लिया तो वो सेम आ रहा था. अब इन फोर्सेस में बेसिकली डिफरेंस है और वो डिफरेंस हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे कि वो बेसिकली है क्या, इन फोर्सेस का नेचर कितना एक दूसरे से डिफरेंट है, वो क्या चीज़ है जो इनको डिफरेंशिएट कर रही है. सो दैट थिंग इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो ये आज का डिस्कशन है. अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इन इन वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस कि अगर आपके पास आप किसी फील्ड का जो आपके पास अगर अगर एक स्केलर फंक्शन है और उस स्केलर फंक्शन का आप ले लेते हैं ग्रेडियंट और फिर उस ग्रेडियंट का आप बाद में कर्ल ले लेते हैं तो उसका आंसर आपको क्या आता है? एनीवन जस्ट अनम्यूट Vector. योरसेल्फ. Vector. नो नो, वेक्टर जीरो नहीं. आता है सर. एग्जैक्टली जीरो आता है. वेरी गुड. कि अगर आपके पास डाइवर्जेंस है और डाइवर्जेंस का आप कर्ल ले ले तो डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन जब आप डाइवर्जेंस का कर्ल लेते हो तो उसका कर्ल का जो आंसर होता है दैट इज जीरो. सो let me show you that. Can you see this handwriting? ये मेरे पास Yes, एक sir. ये मेरे पास एक ग्रेडियंट sir. है, ठीक है, और इस ग्रेडियंट का अगर मैं कर्ल लूंगा ये वाला तो अब इसमें देख ले डेल क्रॉस डेल बन रहा है. डेल क्रॉस डेल किसके बराबर होता है? सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? Zero. जीरो. तो Zero. इट जीरो. मीन एग्जैक्टली इट मीन अगर आप किसी ग्रेडियंट का कर्ल लोगे तो उसका आंसर आपको जीरो मिलेगा. एंड दिस इज व्हाट वी सॉ इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. अब अगर अगर इसके साथ में माइनस साइन लगा लूँ इस ग्रेडियंट के साथ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बेशक अगर अगर ये माइनस लगाने से ये सिर्फ ये ग्रेडियंट उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा. स्टिल इसका जो कर्ल है वो स्टिल जीरो होगा. समझ रहे हैं ये बात या नहीं? यस सर. Yes, 180 sir. हो समझ जाएगा गए. एंगल. यस. यस सर. अब आप यहाँ पर आ जाएं. अब अगर मेरे पास कोई फोर्स ऐसा हो, अगर मेरे पास कोई फोर्स ऐसा हो, एफ कोई फोर्स हो, अगर उस फोर्स का कर्ल जीरो हो तो अगर ये मेरे पास मुझे गिवन हो या मुझे पता हो कि एक फोर्स है और उस फोर्स का मैं कर्ल फाइंड करूँ और वो उसका कर्ल जीरो आ रहा है तो इसका मतलब फिर ये हो सकता है कि इस चीज़ को आप देख ले, ये वाला जो है ये और ये एफ ये आपस में बराबर हो सकते हैं या आप एफ को इस शेप में लिख सकते हैं या नहीं. क्योंकि कर्ल कब जीरो होगा? जब किसी चीज़ को आप ग्रेडियंट लेते हो. ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो होता है. ये एक ग्रेडियंट है और उस ग्रेडियंट का आपने कर्ल लिया हुआ है तो ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो आता है. तो अगर अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि एक फोर्स हो और उसका कर्ल जीरो हो फोर्स का, जब फोर्स का कर्ल जीरो हो तो उसका मतलब ये होगा कि उस फोर्स को हम किसी ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं या वो फोर्स किसी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के बराबर है. तो अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि इफ डेल क्रॉस एफ इज जीरो देन इसका मतलब ये है कि एफ इज इक्वल टू माइनस डेल फाई. ये माइनस साइन लगाना दिस इज अ कन्वेंशन यू विल सी कि व्हेन यू डू प्रॉब्लम इससे आपका करेक्ट फोर्स आपको मिलता है माइनस साइन लगाने से. अगर नहीं लगाते तो आपको फोर्स करेक्ट नहीं मिलता. तो ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई है कि अगर कोई फोर्स हो और उसका कर्ल जीरो हो तो उस फोर्स को मैं ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ. आई वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर. ये हर एक चीज़ को हर एक बंदे को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए. अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस. अगर आपको ये जो 2-3 स्टेप का मैथमेटिक्स है, इफ दिस इज नॉट क्लियर टू यू देन वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर टू डिस्कस कंजर्वेटिव फोर्सेस बिकॉज द होल आइडिया इज बेस्ड ऑन दिस थिंग. So I'm pausing a little bit
at the moment, and I'm giving you time कि अब थोड़ा सा इसको digest कर लें and tell me कि ये point आपको clear है या नहीं, ये वाला कि अगर आप किसी gradient का कर्ल लेते हैं तो वो 0 आता है। तो फिर अगर आपके पास कोई force हो और उसका कर्ल 0 हो तो उसका मतलब ये होगा कि उस force को हम एक gradient के फॉर्म में लिख पाएंगे, क्योंकि फोर्स का कर्ल 0 है और कर्ल 0 कब होगा, जब कोई चीज ग्रेडियंट के बराबर होगी, क्योंकि ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा 0 होता है। सो ये पॉइंट आप सबको क्लियर है या यस नहीं? सर। वेरी गुड, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। सर सर अब इसी को बेस सर बना ये के, नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन जस्ट कन्वेंशन है। अगर अगर आपका यस सर। अगर ये ग्रेडियंट है और इसका कर्ल लेते हैं तो 0 आता है, तो अगर इस ग्रेडियंट का माइनस भी लेंगे तो तब भी ये चीज ट्रू होगी। तो ये माइनस ओके साइन ओके जस्ट एक सर, कन्वेंशन है मेन। कन्वेंशनली यूज होता है, जिस तरह कन्वेंशनल करंट और इस तरह की चीजें हैं। तो ये दिस इज प्योरली अ कन्वेंशनल थिंग, जो आपके बाद में हम इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन करेंगे और ये इसकी पोटेंशियल के साइन को या फोर्स के साइन को ठीक करके देता है। अगर ये माइनस साइन नहीं लगाते तो आपको फोर्स का जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसका साइन आपको ठीक नहीं मिलता। तो ये एक्चुअली एक करेक्शन फैक्टर है या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है जो आपको जो करेक्ट फोर्स देता है। तो the take home lesson from here is that if you have a force and the curl of that force is 0, then that force can be written as a gradient of a scalar. This is what I was trying to convey. So let me now go back to slides, if that is clear, and I assume that that will be clear. So ये आपका, हाँ, तो अगर आपके पास f एक वेक्टर फील्ड है या f एक वेक्टर फोर्स है और उस वेक्टर फोर्स का कर्ल 0 है, तो देन दिस इंप्लाई कि f इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। और यही चीज मैंने वो उधर हैंड राइटिंग में आपको शो कराई हुई है कि ये कहाँ से आता है, और ये दोनों तरफ से ट्रू है। अगर कोई फोर्स है और वो किसी पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल के ग्रेडियंट के बराबर है, इस तरह से अगर कोई फोर्स है वो स्केलर पोटेंशियल के ग्रेडियंट के बराबर है, इट मीन उस फोर्स का कर्ल 0 होगा। या अगर किसी फोर्स का कर्ल 0 है तो उसको स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के बराबर लिखा जा सकेगा। तो ये टू वे, दोनों तरफ से ये ट्रू है। दो ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप इस तरफ से जाते हैं तो अगर आपके किसी फोर्स का कर्ल 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि उस फोर्स को आप एक स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। या इन रिवर्स अगर आप कहेंगे अगर फोर्स को स्केलर के ग्रेडियंट में लिखा जा सकता है तो उस फोर्स का कर्ल डेफिनेटली 0 होगा। तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट है और इसका सिंपल सा प्रूफ मैंने आपको वहां पर दिखा दिया कि ये हमने ऑलरेडी वो वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में किया हुआ भी था। तो अब इसी के बेस पे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस डिफाइन करते हैं या कंजर्वेटिव फील्ड्स डिफाइन करते हैं। तो ये अब ये डेफिनेशन है, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। अगर कोई फोर्स F है वो कंजर्वेटिव कब होगा, इफ एनी ऑफ दीज 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर इन चारों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन द फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। और मजे की बात यह है जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बाकी तीनों कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो एक कंडीशन का सेटिस्फाई होना आपके फोर्स को कंजर्वेटिव बनाता है। अब इसमें से सबसे इजी वाला जो है वो चेक करना कौन सा आसान है। अगर मैं आपको कोई फोर्स दूं F, कि ये एक F फोर्स है, उसका कोई फंक्शनल फॉर्म मैं आपको दूं और मैं आपको कहूं कि चेक कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो आप इनमें से तीनों कंडीशन किसी भी एक से चेक कर ले। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो बाकी भी सेटिस्फाई होंगे, बाकी को फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरम अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आप कौन सा चूज करेंगे, कौन सा आसान है चेकिंग में? सर फर्स्ट वाला। Sir, फर्स्ट first वाला, one. एग्जैक्टली दिस इज द आइडिया, क्योंकि फर्स्ट के अंदर डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है और ये बहुत सिंपल होता है कि आप एक वेक्टर फील्ड को उसका कर्ल ले ले, उसको डिफरेंशिएट कर ले। लेकिन ये वाला करना, लाइन इंटीग्रल करना या क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल करना या इस फॉर्म में इसको लेके आना, ये तीनों तरीके जो हैं ये थोड़े से ट्रिकी है। तो पहला हमारा ये चॉइस होगा कि अगर हमें कोई सा हमें प्रॉब्लम मिले कि ये फोर्स है, चेक करो कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो हम पहले उस फोर्स का कर्ल देखेंगे कि उसका कर्ल 0 है या नहीं है। तो अगर उसका कर्ल 0 आ रहा है तो बाकी ये सब सेटिस्फाई होंगे। तो दूसरा कंडीशन फिर क्या है, अगर आप उस फोर्स को अगर ये कंडीशन लेट सपोज सेटिस्फाई हो जाती है पहली वाली, तो दूसरा कंडीशन क्या है, इफ dl इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। फिर जो उसी फोर्स को लेके जिसका कर्ल 0 हो, उसी फोर्स को लेके अगर आप किसी भी 2 पॉइंट पे वर्क करते हैं, 2 पॉइंट के दरमियान
वर्क करते हैं और आप किसी भी रास्ते से जाते हैं, किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ से आप जाते हैं, तो आपका वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ आएगा। सेकंड थर्ड वाला जो है, अगर आप किसी क्लोज़ पाथ के ऊपर, ये जो है दिस इज़ क्लोज़ लूप इंटीग्रल। क्लोज़ लूप का मतलब ये है कि अगर आप ए पॉइंट से स्टार्ट करते हो, दोबारा ए पे पहुँचते हैं। बेशक आप सर्कल पे जाते हैं, बेशक आप इलिप्स पे जाते हैं या बेशक आप किसी टेढ़े-मेढ़े रास्ते से उसी पॉइंट पे वापस पहुँचते हैं, तो आपका टोटल वर्क आएगा 0। तो ये तीसरा कंडीशन है। या फिर उस फ़ोर्स को जिसके लिए कर्ल 0 हो, उस फ़ोर्स को आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रेडिएंट, और ये ग्रेडिएंट किसी स्केलर फंक्शन का होगा, क्योंकि ग्रेडिएंट हमेशा आप स्केलर फंक्शन का लेते हैं विद अ नेगेटिव साइन। तो आपका जो फ़ोर्स है वो इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल लिखा जा सकता होगा फिर, लेकिन तब जब वो फ़ोर्स कंज़र्वेटिव हो। तो ये 4 कंडीशन जो है ये कंज़र्वेशन या कंज़र्वेटिवनेस शो करने के लिए है। अब जब कोई फ़ोर्स आपने इसमें से कोई सा भी कंडीशन चेक कर लिया और आपने किसी फ़ोर्स के बारे में चेक कर लिया कि उसका कर्ल 0 आ रहा है, तो आपका डिसाइड हो गया कि फ़ोर्स कंज़र्वेटिव है। अब फ़ोर्स कंज़र्वेटिव है, तो फ़ोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल होगा। दिस इज़ नाउ द की आइडिया इन फिज़िक्स, कि अगर फ़ोर्स कंज़र्वेटिव है, तो उस फ़ोर्स की कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 3 कंज़र्वेटिव फ़ोर्सेस बताता हूँ। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कंज़र्वेटिव है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देन आपके पास है इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, उसका अगर आप कर्ल लोगे तो वो कंजर्वेटिव है, कर्ल 0 आएगा उसका। और उस फोर्स के करिस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली आप स्प्रिंग फोर्स ले ले या इलास्टिक फोर्स ले ले, तो इलास्टिक फोर्स या स्प्रिंग फोर्स का आप कर्ल फाइंड कर ले, यू विल सी कि उसका कर्ल 0 होगा और फिर उसके करिस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसको कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स। जब भी आपका फोर्स कंजर्वेटिव होगा, उस फोर्स के करिस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी। या इन अदर वर्ड्स, थोड़ा सा मैं इसको एलिबरेट करना चाहता हूँ अभी विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसकी करिस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ये पॉइंट मैं थोड़ा सा एलिबरेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप आप ले लें ग्रेविटेशनल फोर्स का केस। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप किसी भी दो पॉइंट के दरमियान वर्क करते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं, और यहाँ पर जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, माइनस एम जी या एम जी यहाँ पर आप लगाते हैं, और डी एल कोई सा भी पाथ आप इंटीग्रेशन हो सकता है। तो ये इंटीग्रेशन जब आप करते हैं, ए पॉइंट से बी पे आप जाते हैं, तो आपने वर्क कर लिया। लेट मी आई डू दैट डेमोन्स्ट्रेशन लेटर। तो आपने दो पॉइंट के दरमियान वर्क कर लिया। अब वो वर्क जो है वो आपके लिए स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली, अगर अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स लगा ले, उसको स्ट्रेच कर ले, तो आपने स्प्रिंग के ऊपर वर्क कर लिया, एक डायरेक्शन में आपने उसको स्ट्रेच कर लिया, तो जितना आपने वर्क कर लिया वो वर्क आपका स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक केस की बात करते हैं, तो अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेट सपोज, और वो एक दूसरे को अ, या प्लस और माइनस चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने अगेंस्ट द अट्रैक्शन आपने उनको मूव कर दिया, पुल अपार्ट कर दिया, तो आपने उनके ऊपर वर्क कर लिया, और वो वर्क आपके लिए स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन Electrostatic potential. ये सिस्टम की एनर्जी होगी। सो लेट मी स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड, और फिर हम इस एनर्जी का डिस्कशन करते हैं कि ये एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो अब हमारा प्रॉब्लम हमें किस तरह से मिलेंगे? प्रॉब्लम हमें ऐसे मिलेंगे कि हमें एक फोर्स गिवन होगा एफ, कोई भी फोर्स, उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, उसका फंक्शनल फॉर्म हमें गिवन होगा। तो जब हमें फोर्स का फंक्शनल फॉर्म गिवन हो, तो हमें हमसे पूछा जाएगा कि चेक वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे? हम उसका कर्ल लेंगे, अगर उसका कर्ल 0 आ रहा है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, देन वी कैन फाइंड दिस पोटेंशियल। हम इस फोर्स को इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल लिख सकते हैं। ये फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन अगर कोई फोर्स, उसका हमने कर्ल फाइंड कर लिया और वो उसका कर्ल 0 नहीं आ रहा है, इट मीन उसके लिए कोई करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल नहीं है, उसका कोई पोटेंशियल हम नहीं लिख सकते। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये फार्मूला वैलिड है, F इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के लिए इस तरह की चीज नहीं हो सकती। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप स्केलर पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको बताऊं, फ्रिक्शन, जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर अगर फ्रैक्शनल फोर्स मेरे पास है और उसके ऊपर मैं वर्क कर लूँ,
एक जगह से दूसरे जगह पर मैं जाऊं, एक पॉइंट से दूसरे पे, जिस तरह कल का हमारा पहला प्रॉब्लम जो था उसमें हमने 4 पाथ के ऊपर वर्क फाइंड किया था और वो वर्क डिफरेंट आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डिफरेंट आ रहा है तो वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, और उसके लिए मैं ये इक्वेशन नहीं लिख सकता, उसके लिए कोई पोटेंशियल में नहीं लिख सकता, या उस फोर्स को इस तरह के पोटेंशियल के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। या फिजिकली उसका मतलब ये होगा अगर कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। अगर आप अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क करते हैं, अगेंस्ट फ्रिक्शन जब आप वर्क करते हैं या फोर्स लगाते हैं, लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करते हैं, तो इट मीन आप वर्क कर रहे हैं। तो अगेंस्ट फ्रिक्शन जब आप वर्क करते हैं तो वो वर्क एनर्जी स्टोर नहीं करता। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जब आप वर्क करते हैं तो वो वर्क आपके लिए स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल ये होता है। तो दिस इज नाउ द फन पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है इन ऑल ऑफ फिजिक्स कि अगर आपका कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो फिर उसकी करिस्पॉन्डिंग पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हैं। सो मैं एक क्विकली एक छोटा सा प्रॉब्लम सिर्फ आपको दिखाता हूँ, बहुत इजी। इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम हम करेंगे, लेकिन ये छोटा सिंपल सा जो प्रॉब्लम है मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि स्प्रिंग फोर्स जो है दैट इज कंजर्वेटिव। हाँ, ये स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, देन विल गो टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम। अब आपने चेक कर लिया कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, आपने उसका कर्ल फाइंड कर लिया और उसका कर्ल जीरो आ रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब आप ये फाइंड करना चाहते हैं, ये पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो ये पोटेंशियल किसके बराबर होगा? अब ये पोटेंशियल असल में बराबर होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के। ये द पोटेंशियल करिस्पॉन्डिंग टू द फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। अगर ये नेगेटिव नहीं लगाते, सिंपली आप पोटेंशियल और वर्क को इक्वल करते हैं, तो आपको जो अपना फोर्स है वो उल्टा मिलता है। जो आपका गिवन पहले वाला फोर्स होता है वो आपको ठीक नहीं मिलता। तो उस फोर्स को करेक्ट बनाने के लिए, उसको ठीक बनाने के लिए हम इस पोटेंशियल के साथ एक माइनस साइन लगा लेते हैं। सो दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन थिंग कि यहाँ पर हम माइनस लगा लें। लेकिन पोटेंशियल किसके बराबर होगा? पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय दैट फोर्स। जो फोर्स है, जो आपको गिवन फोर्स है, उससे जितना वर्क होता है वो फाइंड कर ले और फिर उसके साथ माइनस साइन लगा ले, देन दैट विल बी योर पोटेंशियल। सो लेट्स अप्लाई दिस प्रोसीजर ऑन अ वेरी सिंपल फोर्स जो कि स्प्रिंग फोर्स है और वो एक डायमेंशन के अंदर है। सो लेट मी गो बैक टू माय लेक्चर नोट्स और वो प्रॉब्लम मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये आपको नजर आ रहा है ये पेज, ये नोट्स, लेक्चर नोट्स नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ग्रेट। अब आपके पास ये फोर्स आपको गिवन है। इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स और आई डायरेक्शन में है। प्रॉब्लम यह है कि एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक स्ट्रेच कर रहे हैं। ए से बी तक आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं और आपने इतना इतना इसको स्ट्रेच कर लिया, इट मीन आपने इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर लिया। तो पहले से आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहले तो देख ले कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। देन अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, क्योंकि हर एक कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो लेट्स पहले चेक कर लेते हैं। देख ले, फोर्स सिर्फ आई डायरेक्शन में है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लगा रहे हैं, और बाकी जो उसका वाई और जेड कंपोनेंट है वो जीरो जीरो है। तो इसका मैं कर्ल लगा रहा हूँ, देख के कर्ल चेक कर रहे हैं कि जीरो आता है या नहीं आता। सो कर्ल चेक करना ये है सिंपली आई जे के, ये सिंपल आप डिटर्मिनेंट में वैल्यूज पुट कर ले तो यहाँ पर माइनस के एक्स आ जाएगा। जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो यू गेट के डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। अब इससे कंफर्म हो गया कि ये फोर्स जो है, ये वाला, ये स्प्रिंग फोर्स या हुक्स फोर्स जो है, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब हम इसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो हम इस फोर्स से वर्क फाइंड करेंगे, और वर्क एक लाइन इंटीग्रल के बराबर है। सो दैट्स व्हाई मैं इस टॉपिक को लाइन इंटीग्रल के साथ कनेक्ट कर रहा था। अब ये आपका फोर्स है, इस फोर्स से मैं वर्क फाइंड करना चाहता हूँ। लुक इट, ये मैंने फोर्स पुट कर लिया और ये लाइन एलिमेंट है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, और मैं ए से बी तक वर्क फाइंड करना चाहता हूँ। ए से बी तक मैं कितना जा रहा हूँ? मैं एक्स एक्सटेंशन, जनरली मैं एक्स एक्सटेंशन जा रहा हूँ। ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 4 5 विद इन द इलास्टिक लिमिट। आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं करना, अदरवाइज देन दिस फोर्स विल नॉट रिमेन दिस फोर्स। सो अब इससे वर्क कैलकुलेट करना सिंपल है। ये डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर ले, डॉट प्रोडक्ट का जो इक्वेशन है, तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स, और
ये माइनस और माइनस प्लस कर जाएंगे। ये इस माइनस को लगाने का मकसद यही था कि यू गेट द करेक्ट पोटेंशियल। तो F इज इक्वल टू के एक्स आ गया, इसको इंटीग्रेट कर ले फ्रॉम 0 टू x, तो यू विल गेट दिस थिंग हाफ के एक्स। और ये चीज़ आपकी बहुत देखी वाली है, ये इक्वेशन आपने उसको आपका जो वेव्स एंड Yes, ऑसिलेशन sir. का कोर्स है, आपने उसमें देखा था कि यस सर। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। तो आपने इस फोर्स को पहले कंजर्वेटिव चेक कर लिया और फिर इसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से फाइंड कर ली? नेगेटिव ऑफ द वर्क, Negative नेगेटिव of ऑफ the द work. वर्क डन। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। सो इस तरह हर एक फोर्स के लिए ये चीज़ ट्रू है। कोई भी फोर्स आपके पास हो, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है, उसका कर्ल जीरो है, या उसके बाकी जो जितने भी चार कंडीशन है उसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है, तो वो फोर्स जब कंजर्वेटिव डिसाइड हो जाता है तो उस फोर्स के लिए फिर हमारे पास एक करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होता है। उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल आता है, और वो पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द वर्क डन बाय दैट फोर्स, और फिर उस वर्क के साथ नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। तो ये हमारे फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो लेट मी गो बैक टू दो स्लाइड्स अगेन। आप लोगों को प्रोसीजर पता चल गया कि यस सर। प्रॉब्लम्स हमें कैसे मिलेंगे? हमें एक फोर्स गिवन होगा, किसी भी फॉर्म में फोर्स, और फिर हमें पूछा जाएगा कि चेक वेदर इट्स कंजर्वेटिव आर नॉट। तो अगर वो कंजर्वेटिव हुआ तो फिर उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? उस फोर्स से वर्क Negative of the work. नेगेटिव ऑफ द वर्क नेगेटिव डन ऑफ बाय वर्क। दैट फोर्स। अब इस प्रोसेस को हमने एक बहुत सिंपल एग्जांपल से देख लिया, और इसके बाद हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करेंगे जो जिसमें फोर्स 3 डायमेंशन में हो। तो फिर एक जनरल केस में हम इसको देखेंगे। हमें एक जनरल फोर्स गिवन होगा किसी फंक्शनल फॉर्म के साथ, और हमसे पूछा जाएगा कि चेक वेदर दिस इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो अगर कंजर्वेटिव हुआ तो आगे ये पोटेंशियल भी निकाले। तो दैट विल बी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थोड़ा सा मैं स्टिल इन दिस सेशन वी हैव 5 मिनट्स, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली ये चीज़ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। लेट मी स्विच ऑन द कैमरा फॉर अ मोमेंट। के कंजर्वेटिव फील्ड में जब आप वर्क करते हैं तो वो आपके पास स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लाइक लुक एट दिस थिंग। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, जस्ट एज वी सॉ दैट। अब इसके ऊपर मैं जितना वर्क करूंगा, इसको मैंने स्ट्रेच कर लिया, इतना जितना भी मैंने वर्क कर लिया ये इसके अंदर स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या मैं इसको कंप्रेस करूंगा, अगर कंप्रेस भी कर लूँ तब भी इसके अंदर ये वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसमें इसमें जितना वर्क होता है वो स्टोर होता है। ये बॉटम लाइन है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में आप जब वर्क करते हैं तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली आप ग्रेविटेशनल फोर्स देख ले। लेट सपोज ये मेरे पास ए पॉइंट पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड में ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ए पॉइंट के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा बी पॉइंट पे जाता हूँ, लेके जाता हूँ ए से बी तक। मैंने इसके ऊपर वर्क कर लिया अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ये वर्क इसके अंदर स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो मुझे वो वर्क दोबारा मिलेगा जितना मैंने किया हुआ है। सिमिलरली इस स्प्रिंग के केस में ये अगर इसको मैं स्ट्रेच करता हूं तो मैं वर्क करता हूं, जब मैं इसको छोड़ता हूं तो दोबारा मुझे वो एनर्जी वापस मिलती है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की स्पेशलिटी है कि अगर आप उसमें वर्क करते हैं तो वो वर्क आपके लिए स्टोर हो जाता है, या उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी कंजर्व रहती है आपके लिए, वो ज़ाया नहीं होती। हाँ, इसके बरक्स अगर मैं वर्क करूँ अगेंस्ट फ्रिक्शन, लुक इट, इसको अगर मैं अगेंस्ट फ्रिक्शन मूव करूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये वापस नहीं जा सकता अब, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है और मेरी ये एनर्जी ज़ाया चली गई, ये डिसिपेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड ऑल अदर थिंग्स। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर वेरी स्पेशल, और उन फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपका फोर्स है और वो फोर्स आप पोटेंशियल एनर्जी से डिराइव कर सकते हैं, तो वो फोर्स जो होगा वो एनर्जी को कंजर्व रखेगा। आपकी एनर्जी, जो वर्क आप करते हैं वो आपका स्टोर रहेगा। इसके बरक्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जब आप वर्क करते हो तो दैट इज लॉस्ट, that is dissipated in the form of heat and other forms. अब last remark में यहाँ पर आपको I'm leaving you with a puzzle, and I want you to search this thing. Magnetic force की हमने बात यहाँ पर नहीं की है, whether this force is conservative or non-conservative. This is a very interesting discussion. I do not want to spoil the the surprise for you.
आप खुद इस चीज़ को सर्च कर लें एंड देन टेल मी के whether this force is conservative or not, and you will be surprised that you will find a lot of argument. Some people say it's conservative, some say it's non-conservative. So come up with a final conclusion कि spring जो magnetic force है, it's conservative or non-conservative. आपके पास 4 conditions हैं उधर, हमने जिक्र कर लिया. अगर इन चारों में से एक भी सेटिस्फाई होती है तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो आपका जो भी फोर्स होगा या जो भी फील्ड होगा वो कंजर्वेटिव होगा. सो let me switch on this camera. This will affect the एक्सक्यूज screen. मी सर. जी सर ये अभी जो मास स्प्रिंग सिस्टम का हमने पढ़ा ना, तो उसमें हमने एज्यूम किया था कि नो फ्रिक्शन फोर्सेस. तो सर फिर तो ये आइडियल केस हुआ ना. नहीं, किस केस में आप कह रहे हैं कि नो फ्रिक्शन अभी फोर्स? अभी जो मास स्प्रिंग सिस्टम में नहीं, जो मैंने आपको लिया था, फ्रिक्शन का अलग जब वो मिसाल पढ़ी दिया तो है. वहाँ पर एज्यूम किया था. नहीं, मैंने आपको फ्रिक्शन का अलग से एग्जांपल दिया था कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट फ्रिक्शन, यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको अगेंस्ट फ्रिक्शन मूव करता हूँ तो ये जो वर्क है ये कंजर्व या स्टोर नहीं रहता. इसको मैं ये Yes, रिकवरेबल वर्क नहीं है. तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका जो वर्क है वो नॉन रिकवरेबल है. बाकी जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है उनका सर वो वर्क. ठीक है, लेकिन जी अब सर पूछिए, मास बताएं. स्प्रिंग सिस्टम में तो हम ये पढ़ते हैं ना कि फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वहाँ पर. वहां अगर पर है, फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं लेकिन होती तो फिर. हाँ, फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम एक आइडियल सिस्टम ले लेते हैं कि वी आर इग्नोरिंग ऑल यस सर. डिसिपेटिव फोर्सेस, क्योंकि डिसिपेटिव सर फोर्सेस तो जितनी भी होती हैं. जी आइडियल केस के लिए ना, स्प्रिंग मास सिस्टम में आइडियल केस होता है तो फोर्स कंजर्वेटिव होता है. हाँ, एग्जैक्टली. जब आप उसको ड्रैग कर रहे हैं उस मास के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप एक यस फ्रिक्शनलेस सर. सरफेस के ऊपर ड्रैग करते हैं. तो यू आर राइट इन दैट यस केस. सर. ओके एग्जैक्टली. सर. बस बॉटम लाइन इसका ये है कि जब भी कोई फोर्स कंजर्वेटिव होगा उस फोर्स के यस सर. करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी. और वो आपके लिए स्टोर हो जाएगी, आप उसको रिकवर कर सकते हैं. लेकिन जब कोई यस फोर्स सर. नॉन कंजर्वेटिव हो तो उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं की जा सकती. एंड आई हैव गिवन यू अ टास्क अबाउट मैग्नेटिक फोर्सेस कि आप इस पे ज़रा थोड़ा सा रिसर्च कर ले, देख लें. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड अ लॉट ऑफ डिबेट बिटवीन पीपल कि some authors say and some experts say कि it's conservative, some say that it's not conservative. Then we will discuss this thing in the class कि जो मेरा अपना point of view है about magnetic forces. Although point of views do not matter in science, everything that matters is experiments. So whether we are classifying the force as a conservative or non-conservative, it will not change the behavior of the nature. But we'll discuss this discussion further in our class. तब तक आप इस चीज़ को देख ले कि मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है. दिस विल कंफ्यूज यू अ लॉट एंड देन वी विल डिस्कस दिस आफ्टरवर्ड्स. सो ये with this I'm going to Sir, end this session and let me sir, take a fresh session for our next problem. जी सर ये क्वेश्चन है, ये जो बायंसी जो फोर्स है वाटर का जो फोर्स है, जी ये जब एक बॉडी उसके ऊपर मूव कर रहे हैं ना सर, जी तो ये अप एंड डाउन होती है, तो ये आया कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव है? आई थिंक आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. आपकी ये क्वेश्चन इधर से मैं फिर से रिज्यूम कर लूंगा. मैं नया सेशन लेता ओके हूँ. सर. ठीक है. ओके सर.